नमस्कार साथियों, रंगमंच संवाद श्रृंखला में मैं अखिलेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस रंगमंच संवाद श्रृंखला के प्रथम संवाद के रूप में प्रोफेसर मलिक से अखिल भारतीय रंगमंच के अंतर्गत मराठी के नाटककार विजय तेंदुलकर के द्वारा रचित नाटक खामोश अदालत जारी है पर संवाद करने जा रहे हैं। तो इस श्रृंखला में हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की आचार्य प्रोफेसर कुसुमलता मलिक उपस्थित हैं। सबसे पहले तो हम आदरणीय प्रोफेसर मलिक के प्रति इस रंगमंच संवाद श्रृंखला में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आभार प्रकट करते हुए हार्दिक स्वागत करते हैं। यह हमारे लिए परम सौभाग्य व गौरव की बात है कि आपने नाटक व रंगमंच विषय पर परिचर्चा करने के आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। हम इस संवाद को आगे बढ़ाने से पहले हमारी परम श्रद्धेय आचार्य प्रोफेसर मलिक का लघु परिचय देना चाहेंगे। आपसे पढ़ते हुए अब तक हमने आपके अनुपम व्यक्तित्व की सरलता और आत्मा की विशालता को जितना जाना समझा है उसे महज कुछ शब्दों में अभिव्यक्त करना मेरे लिए बड़ा ही कठिन कार्य है, पर औपचारिक रूप से दर्शकों के परिचय हेतु कुछ जानकारी तो देनी ही होगी। आप हिंदी साहित्य की लगभग सभी विधाओं नाटक, कहानी, कविता, उपन्यास, आत्मकथा आदि में विशिष्ट पहचान रखती हैं, पर विशेषज्ञता की दृष्टि से देखा जाए तो पिछले 20-22 वर्षों में रंगमंच और नाटक से संबंधित कई पुस्तकों का सृजन किया है। आप भारतीय साहित्य के नूतन विमर्शों जैसे साहित्य में विकलांगता विमर्श, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण व अन्य सामाजिक मुद्दों पर अपनी स्पष्टवादिता, गहन अध्ययनशीलता, व्यापक चिंतन व दृष्टि के लिए भी जानी जाती है। अभी तक आपके द्वारा रचित सृजनात्मक पुस्तकों में कहानी संग्रह कहीं अनकहीं, कविता संग्रह कस्तूरी और नाटक काराकुंती का प्रकाशन हो चुका है। आपके द्वारा रचित नाटक का कमला नेहरू कॉलेज और शिक्षा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में सफल प्रदर्शन भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त रंगमंच और नाटक की कई आलोचनात्मक पुस्तकें जैसे नई रंग चेतना एवं बकरी, स्वातंत्र्योत्तर पारंपरिक रंग प्रयोग, हिंदी रंग आंदोलन और हबीब तनवीर, बोध के विविध रंग की भी रचना की है। गप का गुलमोहर, मनोहर श्याम जोशी जैसी प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति भी आपके द्वारा प्रणीत है। आपकी आलोचनात्मक कृतियों से पाठकों को नवीन आलोचनात्मक बोध मिलता है। प्रोफेसर मलिक बहुत लंबे समय से 3 ब्रेल पत्रिकाओं का भी निरंतर संपादन कर रही हैं, जिनमें स्पर्श सेतु एक द्वैमासिक हिंदी पत्रिका है, द टच एक द्वैमासिक अंग्रेजी पत्रिका है और ब्रेल ज्ञानोदय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभप्रद मासिक पत्रिका है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर मलिक ने रंग तकनीक, रंग संवेदना, रंगानुभूति और रंग संयोजन पर अनेक लेख लिखे हैं, जो विविध पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। अब हम अविलंब संवाद प्रारंभ करते हैं। आज हम अखिल भारतीय रंगमंच के अंतर्गत भारतीय भाषाओं के रंगमंच को लेकर बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से बंगला, मराठी, कन्नड़, तमिल जैसी भाषाओं में रंगमंच ने विषय वैविध्य को अपनाया है, रंग तकनीक को अपनाया है और उस रंग तकनीक का, उस विषय विविधता का प्रभाव अखिल भारतीय स्तर पर सभी भाषाओं के रंगमंच पर पड़ा है, वैसे ही मराठी के रंगमंच का, गुजराती के रंगमंच का भी प्रभाव हमारी हिंदी के रंग शिल्प पर, रंग कर्म पर पड़ा है। खामोश अदालत जारी है विजय तेंदुलकर का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। सन 1963 में इस नाटक की रचना हुई थी। शांतता कोर्ट चालू आहे ये मराठी का नाटक था, जिसका मतलब है खामोश अदालत जारी है। 1971 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और प्रदर्शन हुआ। हिंदी का प्रदर्शन 1968 में हुआ और मराठी का 1967 में। इन सभी प्रदर्शनों से पता चलता है कि नाटक कितना महत्वपूर्ण है। नाटक के विषय में एक बात मैं और आप सबसे कह दूं, जिसे आपको आत्मसात करना चाहिए, कि नाटक जीवन का पर्याय है। जिस तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि जीवन बस यही है,
इतना ही है या वहां तक है, उतना ही है। वैसे ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस नाटक में बस यही कहा गया है, इतना ही कहा गया है, इतना ही प्रदर्शित किया गया है। अपारे नाट्यस्य संसारे ना शक्यम गंतुमन्तः। भरत कहते हैं नाटक के अपार संसार का पार पाना संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? जैसे जीवन का पार पाना संभव नहीं है, जैसे आकाश का पार पाना संभव नहीं है। आप जहां भी जाओगे, जंगल में जाओगे वहां भी जीवन पाओगे, रेगिस्तान में जाओगे वहां भी जीवन पाओगे, पहाड़ों पर जाओगे वहां भी जीवन पाओगे, नदी के भीतर जाओगे, समुद्र के भीतर जाओगे वहां भी जीवन पाओगे। इसी तरह आकाश में अब कितना भी ऊपर उड़ लें, हवाई जहाज से उड़ लें, पतंग उड़ा लें, रॉकेट से उड़ लें, लेकिन आकाश आप सर्वत्र पाओगे। यानी इन सब चीजों का पार पाना संभव नहीं है। भारतीय चिंतना में नाटक सबसे पुरानी विधा है और नाटक ने ही साहित्य की तमाम विधाओं को, साहित्य के तमाम रूपों को आधार दिया है, समीक्षा का भी और स्ट्रक्चर का भी, खड़े होने का भी। इसी प्रकार नाटक जीवन को भी आधार देता रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर जो रंगमंच होता है उसका प्रभाव एक दूसरी भाषाओं के रंगमंच पर पड़ता है। वैसे ही जैसे समाज में हम जहां रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, उसके जीवन का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और हमारे जीवन का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। अब आ जाते हैं इसी नाटक पर। खामोश अदालत जारी है। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। खामोश अदालत जारी है। जारी है तो क्रिया है, खामोश और अदालत 2 शब्द है। ये मात्र 2 शब्द नहीं है। खामोश किसी को किया जा रहा है और अदालत बैठी है जो दिख रही है। यानी इसके नाम में ही वो विजुअलिटी है, विजुअलाइजेशन है, जो पूरे समाज को चित्रित करता है, दृश्यांकित करता है, पूरे समाज का अंकन करता है। खामोश जिसको किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि अदालत बैठी है। अदालत क्यों बैठी है? क्योंकि किसी को खामोश करना है। इन दोनों प्रक्रियाओं को समझते हुए हम इस पूरे नाटक से गुजरेंगे। एक तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कोई भी नाटककार जिसकी अपनी मिट्टी से रंगचेतना बनती है, उसके नाटक पर निश्चित तौर पर लोक नाट्यों का प्रभाव रहता है। मराठी तो आप सभी जानते होंगे, मराठी का लोक नाट्य क्या है? तमाशा। तमाशा। तो तमाशा का प्रभाव ऐसे ही जब उत्तर प्रदेश का या मध्य भारत का कोई भी हिंदी प्रदेश का हम कोई नाटक लेते हैं तो उस पर हम देखते हैं कि वहाँ के लोक नाट्यों का प्रभाव, ऐसे ही पश्चिम का जब नाटक हम ले रहे हैं, पश्चिम मतलब पश्चिमी भारत, तो उसमें भवई का प्रभाव जो कि गुजराती का है, या कोंकण के जो लोक नाट्य शिल्प है, लोक नाट्य रंगमंच है, उनका प्रभाव, और मराठी के जो नाटककार हैं उन पर भी पश्चिम के लोक नाट्यों का प्रभाव दृष्टिगत होता है। तो हम इस नाटक को कई स्तरों पर समझने की कोशिश करेंगे। शांतता, कोर्ट चालू आहे, और अंग्रेजी में साइलेंस, कोर्ट इज इन सेशन। हम जीवन को और जीवन हमें निरंतर जांच रहा है। हम जगत को और जगत हमें निरंतर परख रहा है। इस परखा परखी में हम एक दूसरे को जितना जी पाते हैं उतना ही जान पाते हैं। उसके अतिरिक्त जो हम जानकारी रखते हैं वो ज्ञान का विषय हो सकता है, पांडित्य का विषय हो सकता है, लेकिन जीवन का विषय नहीं हो सकता। यहाँ एक जीवंतता है और उसके अपोजिट एक मृत अदालत है। अब इसको आप समझिएगा
कि पूरे पदबंध कंट्राडिक्शन में, विरोधाभासी प्रारूप में हमारे सामने उभर कर पूरे नाटक के अंतर्गत आएंगे, जिन्हें हम शब्द दर शब्द, दृश्यगत दृश्य और अंक दर अंक समझने की चेष्टा करेंगे। इस नाटक का प्रथम अंक, पर्दा उठते ही एक सूने और खाली दालान में प्रकाश फैलता है। इस दालान में 2 दरवाजे हैं, एक बाहर से आने के लिए और दूसरा भीतर के किसी कमरे में जाने के लिए। दालान का एक हिस्सा बाएं विंग में आने तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले से तैयार एक ऊंचा मंच इस दालान के मध्य भाग में स्थित है। 2 एक पुरानी कुर्सियां, चीड़ का एक बक्स और एक स्टूल भी बेतरतीब ढंग से पड़े हुए हैं। दीवार पर एक घड़ी लगी हुई है जो बंद है। कुछ नेताओं की पुरानी तस्वीरें तथा लकड़ी के एक फलक पर कुछ दानदाताओं के नाम भी लगे लिखे हुए गए हैं। देखो, यहीं से समझने की कोशिश करो। ये जो तमाम भौतिक संसाधन दिखाए गए हैं बहुत अत्यल्प हैं, कम है ना। क्या क्या है? घड़ी जो है, समय जो रुका हुआ है, घड़ी बंद है, समय रुका हुआ है। कहाँ रुका हुआ है? समाज के भीतर, समाज की मानसिकता में समय रुका हुआ है। आज हम क्या कहते हैं? हम उत्तरोत्तर आधुनिकता में जी रहे हैं, है ना। लेकिन हाँ, उत्तरोत्तर, खाली उत्तर आधुनिकता नहीं, उसका भी उत्तरोत्तर पोस्ट मॉडर्निज्म में जी रहे हैं, है ना। वो तो लेकिन स्थितियां क्या है? स्थितियां तो बहुत 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 पीछे रुकी हुई है। सामाजिक मानसिकता बहुत कहीं पीछे जड़ प्राय है, कुंठित है, संकीर्ण है, पूर्वाग्रहग्रस्त है, जिसे समझने की हमें इस नाटक के द्वारा कोशिश करनी है। दूसरी बात कि ये जो कक्ष दिखाया गया है, ये एक कक्ष है। क्या एक कक्ष है? नहीं, समाज का एक परिवेश है, दायरा है। हाँ, पूरा समाज है। ये समाज का परिवेश दायरा नहीं है, ये पूरा समाज है, जिसके भीतर आ जाने के बाद आप कैद हो जाते हैं। यानी जब आप सामाजिकता में एंटर करते हैं, तब सामाजिकता आपको चारों तरफ से चाप लेती है। ठीक है, आप उस सामाजिकता के अनिवार्य भाग हो जाते हैं। फिर आपका कुछ भी करना न करना, कुछ भी होना ना होना आप तय नहीं करते, समाज तय करता है। ठीक है, ये इससे बताना चाहता है। तीसरी बात, रंग दृष्टि से किसी भी नाटक को हमारी परंपरा में, भारतीय परंपरा में दर्शाने के लिए अत्यल्प संसाधनों की आवश्यकता होती है। आपको जानकर ये, आप जानते भी होंगे कुछ तो, लेकिन जानकर ये आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ मंच पर पहले तो कुछ भी नहीं दिखाया जाता था। केवल आपके शारीरिक अंगों की क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, मुद्राओं, संकेतों के माध्यम से पूरा रंगमंच क्रिएट किया जाता था। ठीक है, तो यहां भी नाटककार कुछ मोटी मोटी चीजों को लेके चल रहा है। दानदाताओं के नाम लिखे हुए हैं। क्या मतलब है? एक पट्टिका पर कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है समाज को बनाने में, जैसे इस कक्ष को बनाने में, है ना, इस पूरी व्यवस्था को खड़ा करने में उनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन कैसे लोग होते हैं, उनका भेद पूरे नाटक के दौरान खुलेगा। ठीक है, और हम क्या डोनेट करते हैं और कैसे डोनेट करते हैं, और क्या हमारा कंट्रीब्यूशन होता है वास्तव में, और हम कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करना चाहते हैं हम, ये सारे सवाल नाटक के दौरान हम देखेंगे। बाहर की तरफ कुछ आहट होती है और बाहर की कड़ी खुलने की आवाज आती है। दरवाजा खोलकर एक व्यक्ति धीरे से अंदर आकर कुछ इस अदा से खड़ा होता है मानो इस जगह वह पहली बार आया है। एक सामंत है, इसके एक हाथ में ताला कुंजी है। देखिए, कड़ी खोलकर सामंत अंदर आता है ना, और इस अदा से खड़ा हो जाता है अंदर आके होल के भीतर, जैसे कि इस जगह पे वो पहली ही बार आया हो, लेकिन पहली बार वो नहीं आया है, वो इस परिवेश का अभ्यस्त है। यहाँ उसके समाज का तमाम चीजें, सारे संस्कार,
शादी ब्याह आगे जाके पता चलेगा आपको, मुंडन छेदन, है ना, सब कुछ यहाँ होता है। और यहाँ दिन में औरतें गीत गाती हैं, शाम को पंचायत बैठती है, क्योंकि ये पंचायत घर है। तो उसके एक हाथ में क्या है, ताला कुंजी है। ताला कुंजी जिसे खोलकर वो इस दरवाजे को खोल के अंदर आया है। पर ये ताला कुंजी क्या है? ये ताला कुंजी समाज को बंद करने का प्रतीक है। हम अंदर एंटर हो जाते हैं जब समाज के भीतर, जब समाज का अंग बन जाते हैं, तो हम एक तरह का ताला लगा लेते हैं जिसे हम खुद खोलना चाहते हैं, दूसरों के हाथ में उस ताला कुंजी को नहीं देना चाहते। हर व्यक्ति ताला कुंजी रखना चाहता है। दूसरे हाथ में क्या है? एक कपड़े से बना हुआ, हरे रंग के कपड़े से बना हुआ तोता है। तोता क्या है? कहने को तो एक पक्षी है, सहज है ना, जी। लेकिन निर्जीव है। रंग तोते से, कपड़े से बना हुआ तोता है, यानी एक खिलौना है। सब कुछ को खिलौना बनाने वाला ये मनुष्य खुद भी खिलौना है, और खिलौनों से भी कहीं अधिक गया बीता है। एक किताब है उसके हाथ में। किताब की इसका प्रतीक है आपकी पूरी शैक्षणिक व्यवस्था का, जो आपको तोता बना रही है। और तोता भी सजीव नहीं बना रही है, निर्जीव बना रही है। हरे रंग के कपड़े से बनाया हुआ तोता, जैसे उसके हाथ में निर्जीव तोता है, वैसे ही आपको तोता बना रही है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें, ताला कुंजी, तोता और किताब, तीनों प्रतीक है। शामन देखता हुआ, हाँ यही है वह हॉल। लगता है सवेरे ही सफाई वगैरह हो गई है, आज प्रोग्राम है ना। ये समाज की दिखाने का चेहरा जो हम दिखाते हैं, गंदगी हमारे भीतर है। हम जहां जो कुछ करते हैं उसको साफ कर लेते हैं, है ना, दिखाने के लिए, दिखाने भर के लिए। बाहर साफ स्वच्छ है वो हॉल, बहुत अच्छे से बना हुआ है, पूरा न्यायालय लगता है वो, है ना। लेकिन जहां जिन लोगों से न्यायालय बनता है, वो लोग कैसे हैं, वो हम आगे उसका परिचय प्राप्त करेंगे। उसे खोलता हुआ, क्या हुआ? कड़ी खोलने में उंगली दब गई। यह सब बहुत पुराना है ना, इसलिए ऐसा होता है। आसानी से कड़ी खिसकती ही नहीं, और जो कहीं कुंडा बाहर रह गया और कड़ी खींच ली तो जानती हैं क्या होगा? दरवाजा अंदर से बंद और बाहर से कड़ी। उसके पीछे जो महिला आ रही है, लीला बेनारे है ना, उसके मुंह में उंगली है, दूसरे हाथ में सामान की डोलची है और पर्स है। इसको समझो। लीला बेनारे की उंगली दब गई है कड़ी खोलने में, यानी वो समाज की जंग लगी कड़ी को खोलना चाहती है। क्यों खोलना चाहती है? क्योंकि वो जीना चाहती है। क्यों जीना चाहती है? क्योंकि वो वास्तव में उन्मुक्त भाव से इस पूरी कायनात का रस पीना चाहती है, इस पूरी कायनात का आनंद लेना चाहती है, और यही उसका गुनाह है। उसके हाथ में डोलची है जिसमें सामान है। ये डोलची थमाकर समाज उसकी चाल को धीमा करना चाहता है। उसी हाथ में उसके एक क्या है? पर्स है। पर्स ये उसकी खुद की अर्निंग है, ये उसने खुद अर्जित किया है, ये उसे दिया नहीं है समाज ने, ये उसने अर्जित किया है अपनी योग्यता से, अपनी शिक्षा से। लेकिन उसे भी समाज अपने ढंग से व्यवहित करना चाहता है, उसके हिसाब से नहीं। कड़ी खोलने में उंगली जो दब जाती है, दबने का ये सबब बहुत पुराना है, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। हमेशा से महिलाएं जो टकराती रही हैं समाज से, सड़ांध से समाज की, और कुंठित और जड़ प्राय मानसिकता से, उनको हमेशा दबना ही पड़ा है, पराजय ही उनके हाथ लगी है। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि उस समाज की महिला ने, उस देश की महिला ने बहुत संघर्ष किया और ये मुकाम हासिल किया, लेकिन वो मुकाम सिर्फ एक दिखाने का है। उस मुकाम तक जाने वाली जो पूरी यात्रा है वो नहीं दर्शाई जाती। क्यों? क्योंकि वो तमाम तरह की विडंबनाओं से, विद्रूपताओं से, यातनाओं से, प्रताड़नाओं से भरी होती है। एक छोटी सी यात्रा, ये युवती है लीला बेनारे, 31 साल की, और उसकी ही जो यात्रा अभी शुरू हुई है,
उसी से हमें इसका परिचय मिल जाता है कि समाज कैसा है और क्या होना चाहता है और क्या बनाना चाहता है। जो स्त्रियां हमेशा समाज की इस सत्ता को चुनौती देती हैं, उन्हें हमेशा पराजय का ही सामना करना पड़ता है, भले ही हम उनके कीर्तिमानों का गायन क्यों ना करें। परिणामतः उनको क्या है, भयावह रूप में आहत होना पड़ता है, जैसे बेनारे को। और जब आहत करने से भी समाज को शांति नहीं मिलती तो उसको प्रताड़ित करता है, मृत प्राय कर देता है, उसको इतना परास्त कर देता है, इतना यातना देता है, मानसिक यातना, हिंसा की प्रवृत्ति तक, क्रूरतम हिंसा उसके साथ करता है। और चाहे वो कोई भी स्त्री हो, का खा ग, उसको बर्दाश्त नहीं करता। और ये तो फिर युवती है, इसको तो, युवाओं को तो कुछ भी नहीं समझा जाता हमारे समाज में। क्या कहते हैं, तुम्हारे को तो अभी कोई अनुभव ही नहीं है, तुम्हें तो अभी कुछ पता ही नहीं है। हाँ, और जिस तरह की टोका टाकी होती है महिलाओं के साथ ही नहीं, इसमें तो विशेष रूप से महिलाओं का दिखाया गया है, लेकिन एक प्रताड़ित पुरुष भी है। सामंत एकाग्र होकर बोलता है, यह जीव है, इसे काट दिया तो क्या होगा, रक्त आएगा मगर नहीं आता। अब पूछिए कि रक्त क्यों नहीं आता। बस यही रुक जाओ, ये जीव है, इसे काट दिया तो क्या, जीव काटना मतलब जीव काटना नहीं, वो सम्मोहन विद्या की बात कर रहा है, लेकिन ये शब्द काटना है। इस जीव से ही किसी से भी त्रुटि होती है, हम प्रताड़ित किसको करते हैं। आप दो लड़के बैठे हो, तुम्हारे दोनों की लड़ाई हो जाती है, तो तुम क्या करते हो, तुम्हारी भाषा में क्या आता है, गालियां। भोजपुरी और गालियां किसको देते हो तुम, एक दूसरे की माँ बहन को या सारी स्त्रियों को। हाँ। चाहे इसकी माँ हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे उसकी बहन हो। हाँ, चाहे तुम गर्लफ्रेंड पे लड़ रहे हो तो भी तुम गाली दोगे, किसको, माँ बहनों को दोगे। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, समाज से कहीं। ये जो समाज है, जो पूर्वाग्रह ग्रस्त है, दुर्गंधपूर्ण, अमानवीय, पाश्विक फंदे में फंसा देता है, जो हमें, जहां हम जीते तो हैं लेकिन जीवन को नहीं जानते, जहां हम होते तो हैं लेकिन होने को नहीं समझते, है ना। तो वहां से उठती हैं चीजें, वहां से ही उठती है ये अदालत, वहीं से उठता है ये सारा तामझाम। और इतना खूंखार हो जाता है समाज कि बर्दाश्त करना तो भूल जाइए, मनुष्यता तो बहुत दूर की बात है, यह तक भूल जाता है कि इसके गुनाह में मैं भी शामिल हूं, तो ये उसके लिए अपमानजनक नहीं है, मेरे लिए भी अपमानजनक होना चाहिए, लेकिन अपने लिए नहीं अपमानजनक समझता, उसके लिए अपमानजनक है। स्त्री है ना, स्त्री, उसके लिए अपमानजनक है। उसने अगर किसी को प्रपोज किया, किसी को कह दिया, तो वो स्त्री है इसलिए उसको प्रताड़ित किया जा सकता है। तुम 1000 को कह लो लेकिन तुम्हें प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये क्या है, ये पितृसत्तात्मक समाज है और ये धरती के और छोर पे पूरी तरह से फैला हुआ है। ये नहीं कि भारत में ही है। हमें लगता है ना कि पश्चिम में तो स्त्री आंदोलन शुरू हुआ था, पश्चिम से तो बहुत ठंडी हवा आती है, हमें राहत देती है ना, मेरा जीवन मेरा है, जैसे बेनारे भी कहती है, अभी आगे हम पढ़ेंगे सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ जितना घना अंधेरा होता है ना, वहाँ थोड़ी सी रोशनी की कोर भी हमें बहुत लगती है। तो ऐसा ही है पश्चिम के साथ भी। तो इसका हाल उस मोहिनी विद्या में कुछ न होगा, यानी कि उस तरह की कोई सुविधा होगी तभी रक्त नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी कुछ नहीं। शब्दों से क्या होता है ना, दुखता भी नहीं, शब्दों से क्या होता है, लेकिन शब्दों से सब कुछ होता है। इस पूरे नाटक में जो शब्दों की हिंसा है, जो शब्दों की क्रूरता है ना, छद्म रूप में जो शब्दों की मार है, वो पूरे नाटक में है। और किसी की जीभ नहीं करती, खून भी नहीं आता, किसी को जरा से भी परेशानी नहीं होती, चाहे वो न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठा हुआ काशीकर ही क्यों ना हो, है ना, चाहे वो सुखात्मे ही क्यों ना हो, जो वकील माना जाता है कि वो न्याय की बात करेगा, न्याय दिलवाएगा, चाहे वो साइंटिस्ट की भूमिका में आने वाला पोंक्षे ही क्यों ना हो, चाहे वो कलाकार कर्णिक की भूमिका में आने वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो खुद शोषित दलित जो दूसरों के आश्रय से पढ़ लिख रहा है वो युवा ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो भोला भाला उन्मुक्त परिवेश में रहने वाला ग्रामीण सामंत ही क्यों ना हो, ये सभी जो पात्र हैं
जीभ से कितना ही क्रूर कह ले, लेकिन खून नहीं निकलता, लेकिन खून होता है। खून किसका होता है? उस स्त्री का होता है जिसके पक्ष में बोलने वाली वहां एक स्त्री बैठी है पारंपरिक, वो भी नहीं है, वो भी पुरुष मानसिकता से ग्रस्त है, उसी में पली बढ़ी है, उसी से परिपक्व है और उसी का साथ देने वाली है। वो तो शारीरिक हिंसा तक करती है उसके साथ, शाब्दिक हिंसा तो भूल जाइए। जहां पुरुष नहीं छू सकते वहां वो आगे बढ़कर उसको पकड़ती है, जकड़ती है और उससे वो सब करवाती जो तमाम पुरुष समाज करवाना चाहता है। बेड़ारे, स्कूल में पहली बेल होती और मेरे पैर स्कूल के भीतर होते। पिछले 8 वर्षों में मेरी इस बात पर किसी को उंगली उठाने का साहस नहीं हुआ। पढ़ाने के मामले में भी मेरा पोर्शन कभी भी पीछे नहीं रहा। कापियाँ ठीक वक्त पर जच कर तैयार, किसी को नाम रखने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ती मैं। ये बेनारे अपने व्यवसाय के विषय में कह रही है। शिक्षिका का व्यवसाय है उसका, बच्चों को शिक्षा देती है, लेकिन उसने अपने जीवन की काली छाया को कभी भी बच्चों के ऊपर पड़ने नहीं दिया या उनके काम को कभी भी अलग नहीं समझा, ऐसा कि मैं पहले अपना व्यक्तिगत काम कर लूं बाद में बच्चों का कर लेंगे, वो तो रूटीन है, ऐसा नहीं। जबकि हम देखते हैं पुरुष ऐसा करते हैं। यानी जिस संवेदनशीलता की बच्चों को पढ़ाने में आवश्यकता होती है, वो पूरी की पूरी संवेदनशीलता बेनारे के व्यक्तित्व में दृष्टिगत होती है। क्यों? इसके बावजूद उसकी नौकरी लेना चाहता है समाज, उसे बेरोजगारी की श्रृंखला में खड़ा करना चाहता है, उसे तबाह करना चाहता है पूरी तरह से। बेराड़े, अपने को महान लगने वाले लोगों से तो वह भी कहीं अच्छी ही होती है। कम से कम अपने बड़प्पन का झूठा घमंड और अपने बारे में कोई गलत फहमी तो नहीं होती उन्हें। पंजे मारकर मांस नोच लेने के बाद कायर की तरह डरकर भागती तो नहीं वह। ओफ, वह खिड़की खोल दो जरा, बड़ी गर्मी लग रही है मुझे। सामंत फुर्ती से जाकर खिड़की खोलता है। बेनारे राहत से गहरी श्वास लेती है। अब अच्छा लग रहा है। देखो, बेनारे अभी हाल फिलहाल में नाटक 3 स्तरों पर चलता है बेटा। बेनारे जो जिंदगी जी रही है अंदर, वो कह नहीं सकती। जहां वो है वहां भी वो जिंदगी उसके पीछा नहीं छोड़ती जो उसके साथ चल रही है, उसके भावात्मक स्वरूप में कण कण में समाई हुई है। और तीसरी जिंदगी वो है जो पूरे समाज के भीतर उसकी खुलती है, आगे बढ़ती है और जहां उसको फिर से उस यंत्रणा से गुजरना पड़ता है जिस यंत्रणा से वो यथार्थ में गुजरी थी, लेकिन वो भी कम थी। बेड़ारे, खड़े खड़े पढ़ाने की आदत है मुझे। क्लास में बैठकर कभी नहीं पढ़ाती मैं। सारी क्लास आंखों के सामने रहती है, कोई मिसचीफ नहीं कर सकता। देखो यहाँ क्यों वो बार बार अपनी शिक्षिका का स्वरूप ला रही, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा है कि मुझे तो नौकरी से निकालना जा रहा है, निकाल दिया जाएगा। सामंत को तो कुछ नहीं पता जहां वो बोल रही है ये सब, है ना। सामंत तो नहीं जानता, अनभिज्ञ है वो तो, लेकिन उसको लगता है कि बाई को कुछ हो गया है। वो आगे पूछता है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी कहते नो, आई एम परफेक्टली फाइन, कुछ नहीं है मुझे। अपने क्लास पर बड़ा रोब है मेरा और मेरे लिए उनके मन में प्यार भी है। मेरे लिए मेरे बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। अपना तन मन जलाकर उन्हें बनाया है मैंने, इसलिए तो लोगों को ईर्ष्या होती है मुझसे, खासकर शिक्षिकाओं और संचालकों को। मगर मेरा कर क्या लेंगे वे, क्या करेंगे? ये क्वेश्चन मार्क है बेटा। ईर्ष्या होती है वो सही है, लेकिन मेरा कर क्या लेंगे, वो क्या करेंगे, ये सोच सही है क्या? निडर का नहीं, निर्भीकता ठीक है, निर्भीकता, लेकिन ये निर्भीकता सही है। चैलेंज है, सिस्टम को डायरेक्टली चैलेंज है। आप क्या कर लेंगे, ये खड़धर्मिता है। नहीं, लेकिन सिस्टम तो कर लेगा ना सब कुछ। हाँ। क्योंकि सिस्टम बहुल है और तुम अकेले हो। यहाँ एक चैलेंज ही नहीं है, उस चैलेंज के भीतर भी एक चैलेंज है कि तुम्हें साथ खड़े होना पड़ेगा। एक आह्वान है, मूक आह्वान। देखो, जो शब्दों में बोलता है नाटक, वो तो बोलता ही है, और जो शब्दों के इतर रह जाता है, जो स्पेस है खाली, उसमें भी नाटक बोलता है।
शब्दों को पकड़ना आसान है, मौन को पकड़ना कठिन है। लेकिन मौन की पूरी भाषा होती है अपनी, है ना। एक छोटा बच्चा जो भाषा नहीं जानता, लेकिन उसके मौन से आप सब जान जाते हैं ना कि वो क्या चाहता है। वो मुस्कुराता है तो आपको लगता है कि आनंदित हो रहा है ना। वो जैसे ही मुंह बनाता है रोने के लिए, आपको लगता है कि तकलीफ में है, लगता है ना। मौन की पूरी भाषा है ये। मौन मुखरित हो रहा है उसके भीतर से टूटे फूटे कुछ शब्दों में अपने व्यवसाय को लेकर, लेकिन मौन में धसी हुई है। वो कहना बहुत कुछ चाहती है लेकिन कह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम के भीतर कहने की सहूलियत उसके पास नहीं है। खून पसीना एक कर दिया है मैंने इस नौकरी में। एक अकेला आरोप सिद्ध कर ही लेंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। निकाल देंगे, निकाल दें। किसी और का अहित नहीं किया है मैंने, किया है तो अपना ही। मगर यह भी क्या ऐसा गुनाह है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। अपनी जिंदगी में कैसे बिताऊं। यहाँ से अदालत का सवाल शुरू होता है। जो बाहर अदालत बैठेगी वो तो बैठेगी ही। ये एक अदालत है जो हम अपेक्षा करके चलते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। क्या किसी का कभी अहित नहीं किया है मैंने, है ना। किया है तो अपना ही। और अपना जो जिसका अहित करता है वही तो प्रतिवादी होता है ना। वादी प्रतिवादी कौन बनता है? उसने तो न्याय की दरकार नहीं की इस समाज से, उसने तो कोई शिकायत नहीं की इस समाज से, है ना। लेकिन फिर भी उसे अपेक्षा है कि मुझे न्याय मिलेगा। मैंने क्योंकि अपना ही तो अहित किया है, किसी का तो मैंने कभी अहित नहीं किया। और किसी का अहित नहीं किया इसलिए समाज मेरा अहित क्यों करे। लेकिन समाज तो उसका अहित करने पे आमादा है। अपनी जिंदगी में कैसे बिताऊं, इसका फैसला करने वाले वह कौन है। मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। नौकरी के लिए मैंने नीलाम नहीं कर दिया है खुद को। मेरी इच्छा मेरी है, उसे कोई कुचल नहीं सकता, कोई भी नहीं। मैं अपना या अपनी जिंदगी का जो जी में आएगा करूंगी। अपना भविष्य मैं स्वयं निर्धारित करूंगी। देखो बेटा, ये हम सिखाना चाहते हैं हर एक बच्चे को। यही सिखाना चाहते हैं ना, हम सक्षम बनाना चाहते हैं ना कि तुम इस सोचने में, निर्णय लेने में इतने सक्षम हो जाओ कि डिसीजन मेकिंग पावर तुम्हारी हर स्तर पर, जीवन के हर स्तर पर कामयाब हो। हर जगह तुम खुद निर्णय ले सको जब संकट में फंसो तो, है ना। यही सिखाना चाहते हैं ना। ऐसा ही तो समाज सक्षम होता है। लेकिन क्या हम ऐसा ही समाज बनाना चाहते हैं? जो बाहरी अदालत है वो ऐसा समाज नहीं बनाना चाहती। वो इस समाज को खत्म कर देना चाहती, कुचल देना चाहती है। जो इच्छा हो समाज की इच्छा हो, जो चाहे समाज दंड दे। दंड विधान समाज के हाथ में और कर्म विधान समाज के हाथ में। तो व्यक्ति क्या करे, कहा जाए? ये व्यक्ति और समाज की सत्ता की टकराहट का नाटक बनता है। लेकिन व्यक्ति और समाज की सत्ता की जब टकराहट होती है, इस टकराहट में पुराना बहुत कुछ टूटता है, बहुत कुछ खत्म होता है और नया बहुत कुछ जन्म लेता है। लेकिन समाज तो बहुल है ना, बहुत बड़ा है, सशक्त है, हाँ, एकजुट है, इसलिए उसका आघात बहुत भयंकर होता है। वहां व्यक्ति मच्छर की तरह मसल दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। इसलिए वो चीज फिर नहीं बन पाती। फिर दोबारा से कहीं कोई पत्थर के नीचे दबा हुआ दूब सिर उठाने की कोशिश करता है, उसे फिर तोड़ दिया जाता है। क्योंकि दूब वहीं उगे जहां तुम चाहते हो, जहां समाज चाहता है। वहां क्यों उगे जहां पत्थर रखा हुआ है? सामर, मतलब तो नहीं समझा बाबा। यही कोर्ट वोर्ट का कुछ गोलमाल, यानी कोर्ट का एक तमाशा। ये टिक मार्क करो, ये इसकी रंग संवेदना है। कोर्ट का एक तमाशा, ठीक है। ये तमाशा कोर्ट का है और निर्णायक यहाँ जरूरी नहीं अदालत लगे। आपके घर में भी एक अदालत है, आपके पास पड़ोस में भी एक अदालत है, हाँ? आपके नगर में भी एक अदालत है, आपके शिक्षालय में भी एक अदालत है, आपके पुस्तकालय में भी एक अदालत है। कहाँ ऐसी जगह है जहाँ एक अदालत नहीं है? सर्वत्र अदालत फैली हुई है जो आपके बारे में तुरंत निर्णय करने के लिए तत्पर रहती है। सुखाग में बीड़ी का लंबा कस लेकर धुआं छोड़ते हुए एक छोटी सी लड़की है, मन में बसी हुई है। बेनारे बाई
दुनिया बदल गई, मगर आप किसी भी शर्त पर प्रौढ़ होने को राजी नहीं हैं, है ना? देखो, एक छोटी सी लड़की है जो मन में बसी हुई है कि इस बात पे कहा कि सब लोग आते हैं तो वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है, एक के पीछे सामंत को छुपा देती है, दूसरे के पीछे खुद छुप जाती है, हैं? कि लोग आएंगे तो उनको डराएंगे अचानक से। वो खाली हॉल सीधा अंदर एंटर करेंगे, खाली हॉल दिखेगा, दरवाजे के पीछे से निकलेंगे और हम धप्पा करेंगे, जैसा कि बच्चे खेलते हैं। क्या गुनाह है अगर युवती अपने स्वच्छंद स्वभाव को, उन्मुक्त भाव से जीने को, किसी को नुकसान ना पहुंचाए बगैर दूसरे के साथ खेलने की कोशिश करे तो, दूसरों को भी आनंद देने की कोशिश करे तो, दूसरों को भी प्रफुल्लित करने की कोशिश करे तो, मुस्कुराने का एक सबब देने की कोशिश करे तो, आपको सहज रूप में बच्चा बनाने की कोशिश करे तो, एक बच्ची होना क्या गुनाह है? लेकिन गुनाह है। क्यों? सड़ांध से परिपूर्ण सामाजिक मानसिकता से स्त्रियां हमेशा हमेशा इसी तरह से उलझती और घायल होती रही हैं। इसी तरह से उनको कहा जाता है बच्चियों को, जोर से हंसो मत, इतना धम धम करके क्यों चलती हो, जोर से चलो मत, ठीक से बैठो, कपड़ों को ठीक से रखो, ऐसा मत पहनो, ऐसा मत बनो, ऐसा मत संवरो। क्या किस लिए संवर रही हो? पुरुषों से आप सभी बैठे हो, बच्चे, तुमसे कभी तुम्हारे माँ बाप ने ये कहा कि तुम किसके लिए संवर रहे हो? सबको संवरना अच्छा लगता है, उसमें बुरी बात क्या है? लेकिन बुरी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। सबको सहज भाव से बच्चे जैसा इनोसेंट होना चाहिए, भोला भाला होना चाहिए, छल छद्म से दूर होना चाहिए। लेकिन वो छल छद्म से दूर है तो बुरी बात है, क्योंकि समाज बर्दाश्त नहीं कर पाता। समाज तो चाहता है कि चद्दर के नीचे, पर्दे के पीछे सब कुछ करता रहे, सब होता रहे, लेकिन पर्दे के सामने आके जब पर्दा हट जाता है तब हम सफेद पोश दिखें। बेड़ारे, क्यों? अपनी क्लास में गंभीर ही तो रहती हूँ मैं, मगर मैं कहती हूँ कि आखिर इंसान हर वक्त लंबा, तिकोना, चौकोना मुंह बनाकर क्यों रहे पोंछे की तरह? अरे दुनिया में रहना है तो खूब हंसो, गाओ, खेलो, कूदो और नाचने को मिल जाए तो नाचो भी। कोई संकोच, कोई शर्म, कोई लिहाज न करो। सच कहती हूँ। अच्छा आप ही कहिए, अपनी जिंदगी तबाह हो गई तो क्या कोई और अपनी देगा? क्यों जी सामंत, बोलो, दे सकता है कोई? बेरा बताओ, ये सवाल है। ये इसने सवाल बहुत सहज भाव में उठाया है, लेकिन ये सवाल बहुत भारी है, बहुत ही व्यापक है, बहुत गहन है। इसका पार पाना सच में मुश्किल है। जिंदगी सबकी अपनी होती है ना? आप मरे तो जग परले हो, कहते हैं ना, कहावत है कि भाई हम मर गए तो जग परले होती रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता मर जाने के बाद, लेकिन जीवित रहने पर तो फर्क पड़ता है। तो ये फर्क पड़ना दो तरह से है, एक सामाजिक स्तर पर है, एक व्यक्तिगत स्तर पर है। व्यक्ति समाज के सुर में सुर मिलाकर कुत्सित काम करता रहे तो चलेगा। आप चोरी डकैती करते रहें और हिस्सा देते रहें पुलिस वालों को, हिस्सा देते रहें न्याय करने वालों को, हिस्सा देते रहें राजनीतिज्ञों को, तो सब चलेगा, है ना? आप सामने आके ना कहें बस कि मैं चोर हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं चोर हूं तो फिर समाज आपको दंडित करेगा। वो भी करेंगे जो आपसे हिस्सा खाते हैं, वो भी करेंगे जो आपके साथ साझेदारी निभाते हैं, वो भी करेंगे जिन्हें आपने हमेशा अपने से ज्यादा दिया है। बेड़ारे, क्यों? अपनी क्लास में गंभीर ही तो रहती हूँ मैं, मगर मैं कहती हूँ कि आखिर इंसान हर वक्त लंबा, तिकोना, चौकोना मुंह बनाकर क्यों रहे पोंछे की तरह? अरे दुनिया में रहना है तो खूब हंसो, गाओ, खेलो, कूदो और नाचने को मिल जाए तो नाचो भी। कोई संकोच, कोई शर्म, कोई लिहाज न करो। सच कहती हूँ। अच्छा आप ही कहिए, अपनी जिंदगी तबाह हो गई तो क्या कोई और अपनी देगा? क्यों जी सामंत, बोलो, दे सकता है कोई? बेरा बताओ, ये सवाल है। ये इसने सवाल बहुत सहज भाव में उठाया है, लेकिन ये जिंदगी किसी के लिए नहीं होती, सिर्फ अपने लिए होती है। अगर आप में से कोई ये बात कहे तो क्या मायने हैं उसके? इसका मतलब है कि हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, हम जिम्मेदारियों से भागना चाह रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति के लिए मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है कि वह अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत जीवन समझकर जिए,
क्योंकि जब कोई भी मनुष्य नहीं, एक ठीक समाज का नहीं हिस्सा है तो होता बात अलग है, लेकिन तुम कहते हो मेरी जिंदगी अपनी है, तो क्या सवाल, क्या चीज आड़े आती है? इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जिंदगी मेरी अपनी है, तो जीवन हम अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं। इसमें किसी का कोई बाहरी प्रभाव या किसी से हम मोटिवेट नहीं हो रहे हैं या इन्फ्लुएंस उनके प्रभाव में नहीं आ रहे हैं इस चीज को। अब ये बात समाज को बुरी लगती है, ये चीज हमें तो अच्छी है, मेरे लिए है, ये जीवन मेरी है, हम जैसे चाहे जिए अपने शर्तों पे। अभी मेरे लिए दिन है तो दिन है, रात है तो है, ये मेरी दिन, ये मेरा समय है। लेकिन यही चीज मेरे परिवेश में सही है, समाज के परिवेश में, इस कमरे के परिवेश में, लोगों के परिवेश में फिट नहीं बैठता, क्योंकि हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और उस प्रभाव में ये चीज उनके हिसाब से उनके खांचे में फिट नहीं बैठता, तो इससे समस्या होती है। और वो समस्या में फिर ये बोला जाता है कि ये जिंदगी आपकी है, ठीक है। मैंने सवाल पूछा तुमसे, तुम कहते हो, पुरुष कहता है, तुम बच्चे हो, युवा हो, तुम भी उसके बराबर हो, तुम कहते हो अगर ये बात, यही डायलॉग बोलो, तुम कहते हो। मैं कहती हूँ, मैं लीला बेराड़े, एक जीती जागती हुई स्त्री अपने अनुभव से कहती है कि जिंदगी किसी के लिए नहीं होती, वह सिर्फ अपने लिए होती है, होनी भी चाहिए। वह बड़े महत्व की है, उसका हर कण हर पल अनमोल है। क्योंकि देखो, पुरुष अगर ये बात कहता है तो हम गर्व करते हैं, फक्र करते हैं, हम उसको महान मानते हैं। हाँ, और कहीं न कहीं स्त्री के ये साथ अगर स्त्री ये बात कहती है ना, घरे में डालती है। तो हम उसको कटघरे में खड़ा करते हैं। एक्चुअली इसलिए बेहया है, निर्लज्ज है। हाँ, स्त्री को हम क्या कहते हैं? त्यागी होना चाहिए। पुरुष को देखा है कभी किसी के बाप को त्याग करना चाहिए? सुना है? बच्चा छोटा छोटा हो, स्त्रियां पाल जाती हैं, पुरुष दूसरा विवाह करके बैठ जाता है। एक्चुअली मूल रूप से हम लोग देखें तो स्त्री को हम समाज में बनाते हैं, स्त्रियां पैदा नहीं होती। वो बात बिल्कुल ठीक है सिमोन द बुआ की, कि स्त्री कभी भी पैदा नहीं होती है, हम बनाई उसे जाती बनाते है। हैं, तो उनका जीवन उनका होता है, लेकिन हम वो दूसरे तरफ ये बोलते हैं कि हम ये उनका जीवन उनका नहीं होने देना चाहते, उनका Exactly. जीवन समाज का है बस। समाज का है, परिवार और का पुरुष है, का जीवन- व्यक्ति विशेष का है। नहीं, इसी नहीं, रूप में- लेकिन पुरुष का जीवन पुरुष का है। हाँ, वो स्त्री को कुछ दे दे तो बड़ी मेहरबानी, और ना दे तो कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं तो काम में व्यस्त रहता हूँ, चाहे कितनी बाहर रह के अय्याशी करता हो, कोई बिजनेस चल रहा है मेरा तो इतना बड़ा, मेरी तो 10-10 फैक्ट्री चल रही है, मैं तो काम कर रहा हूँ, और स्त्री काम करने के लिए बाहर कदम निकालती है तो सोलांचन आधे अधूरे पढ़ा था ना जी। तो फिर तो ये दोगली मानसिकता है, पुरुष के संदर्भ में नहीं और स्त्री के संदर्भ में है। जैसे आगे वो कहेगी, एक था और एक थी ये मैं हूं, ये पुरुष की हुंकार है, और स्त्री की कि मेरी तो कोई जगह ही नहीं, यहां पर हूं ही नहीं, मैं कहीं नहीं हूं। यहां तक ही वो तो गनीमत थी। जैसे ही समाज देखता है कि क ख ग कोई भी स्त्री या कोई भी स्त्री समूह सामाजिक व्यवस्था के इस पूर्वाग्रहग्रस्त दुर्गंधपूर्ण व्यवस्था में अपना एक निजी हस्तक्षेप करके इसके किसी भी रूप को, स्वरूप को खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो हम पाशविक हो उठते हैं। हिंसक ही नहीं बल्कि पाशविक हो उठते हैं, पशु से भी ज्यादा भयंकर। बेरारे, नॉनसेंस, उसकी जैसी आवाज और शैली में कहती है और हंसती रहती है। ओहो सुनो, मैं तुम लोगों को एक अजीब बात बताऊं। जब मैं छोटी थी ना, तो बहुत ज्यादा चुप रहती थी, बस गुपचुप मन में लड्डू पकाया करती थी, कुछ भी किसी से नहीं कहती थी, और जरा सा मन के खिलाफ कुछ हुआ कि चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेती थी। अपनी कापियों पर बड़े खूबसूरत कवर वगैरह चढ़ाकर स्कूल में पहले दिन पहले पेज पर मोती जैसे अक्षर बनाकर फूल पत्तियों से सजाकर मैंने यह बातें लिखी थी। द ग्रास इज ग्रीन, द रोज इज रेड, दिस बुक इज माइन टिल आई एम डेड। और फिर क्या हुआ जानते हो? कॉपियां फटफटा के ना जाने कहाँ चली गई, और मैं आज भी जिंदा हूँ। यानी एक कॉपी, उसके हाथ में किताब थी, सामंत के हाथ में, आज भी पुरुष के हाथ में किताब है। एक कायदा, एक कानून, किसके लिए? मेरे लिए नहीं, स्त्री के लिए। जबकि जीवन को जीना पड़ता है,
वो किताब से जिए और पुरुष अपनी उन्मुक्त भाव से जिए। कि मैं आज भी जिंदा हूं, वो कॉपियां जिन्हें मैं कहती थी टिल आई एम डेड, जब तक कि मैं मर ना जाऊं तब तक मेरी है, वो फटफटा के खत्म हो गई। लेकिन आज भी उसके जीवन को हम किताब से, कायदे और कानून से निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पैमानों में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बार बार सट पटाकर बाहर निकलना चाहती है, निकल भी जाती है, लेकिन फिर हम उसको काट डालते हैं, उसके पैरों को। आपको पता है चीन में बहुत शताब्दियों तक महिलाओं के पैरों में लोहे के जूते पहनाए जाते थे। लोहे के जूते क्यों? ताकि उसका पैर बड़ा ना हो। और जब किसी स्त्री का साइज बड़ा होगा, पैर छोटे होंगे तो क्या होगा? उससे वो अपने शरीर के वजन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी, और उसको सहारा चाहिए। हाँ। तो क्या हमने निकाली एक सभ्यता का कि पुरुष के कंधे का सहारा, उसके पैर कमजोर कर दिए और पुरुष का कंधा कर दिया आगे, कि इस पुरुष ने अपना कंधा कर दिया, लो इसका सहारा लो। आप ऐसे, अंग्रेजों की सभ्यता थी, बहुत ऊंची हील के जूते पहनाए जाते थे लड़कियों को। इसका मतलब है कि हम तो वो ऊंची हील के जूते क्यों पहनाए जाते थे? क्योंकि वो वेट संभाल ही नहीं सकता, और वेट नहीं संभाल सकता तो वो बड़ी सभ्य चाल है, बड़ी धीमे धीमे पैर उठा के चलना, और सहारा लो पुरुष का। यानी किसी भी रूप में तुम धरती पर अपने पैरों के बल पर खड़ी नहीं हो सकती। आगे ये कविता बोलती है एक, उसको हम पढ़ेंगे आगे कविता को, है ना। तो स्त्री को हर रूप में उसकी आत्मशक्ति को हम खत्म करना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं बिल्कुल, क्योंकि उसकी आत्मशक्ति पुरुष की आत्मशक्ति से कई हजार गुना अधिक है। क्योंकि वो जननी है, वो जन्म दे सकती, पुरुष नहीं दे सकता। पुरुष 9 महीने तक संभाल ही नहीं सकता, एक रिलेशनशिप को नहीं संभाल सकता। 9 महीने तक पेट में बच्चा रख के क्या संभालेगा? ठीक है जी। तो वो सहनीयता, वो गंभीरता, वो व्याप्ति पुरुष के व्यक्तित्व में है ही नहीं, जो महिला को प्रकृति से प्राप्त हुई है। इसलिए हम स्त्रियों के लिए कायदे की किताब हाथ में लेके चलते हैं, कानून लेके चलते हैं, क्योंकि संसार के सारे कानून जितने समाजों में भी हैं, चाहे वो भारत का समाज हो, पश्चिम का, यूरोप का, अमेरिका का, कहीं का भी, वो सब पुरुषों द्वारा बनाए गए हैं। कोई ऐसा समाज नहीं जिसके कायदे कानून महिलाओं द्वारा बनाए गए। इसलिए औरत हर जगह अनफिट है, मिसफिट है हर जगह। बिराड़े, रोकड़े, यह आदत बुरी है। मैं क्लास की लड़कियों से भी हमेशा कहती हूँ कि अधूरी बात सुनकर फौरन लिखने की जल्दी मत मचाया करो। पहले सुनो ध्यान से, एकाग्र मन से सुनो, सुनकर उसे आत्मसात करो, वह तुम्हारे भीतर स्वयं ही टिका रहेगा। रक्त में घुल मिल जाएगा, और रक्त में जो घुल मिल जाए उसे जीवन भर कोई निकाल नहीं सकता, कोई भी नहीं भुला सकता उसे। ये टीपने की कोशिश करता रोकड़े ना जी, बालू रोकड़े, लेकिन वो टीप कर तो नहीं आ सकती चीजें। वो तो अभी अपनी स्वच्छंदता में बोल रही है, अपनी उन्मुक्त भावना में बोल रही है, अपने जिए हुए जीवन के आधार पर बोल रही है। और ये कॉपी में टीप लेगा, टीप कर थोड़ी आएगा। यही बात वो कहना चाहती है कि बोध का हिस्सा जब तक तुम्हारे नहीं होगी, ये कानून चलेगा आगे, हम देखेंगे कि कितना विरोधाभास है। पूरा नाटक विरोधाभासों से भरा हुआ है। हर रूप में स्त्री की को यातना देने की, प्रताड़ित करने की, अपमानित करने की, तिरस्कृत करने की, और यहाँ तक कि कोशिश ये होती है कि वो अचेत होकर मरी जाए तो ज्यादा अच्छा है, या तो हमारी भी भोग्या हो जाए या तो मरी जाए। बिराड़े, बहुत उत्साहित होकर मैं कहानी सुनाऊं? बच्चों बैठ जाओ। एक था भेड़िया। और ये भेड़िया कौन है? समाज। जी, ये पितृसत्तात्मक समाज भेड़िया है, जो सारे मिमियाने वाले मेमनों को पहले से ही खा जाना चाहता है, या फिर जिलाना चाहता है तो अपनी शर्त पे कि कब किसको हलाल करना है। बिराड़े, नहीं, मैं एक कविता सुनाती हूँ। यह मेरे पांव किसी खतरनाक राह पर चलते जाते हैं, एक के बाद एक आती हैं उफनाती लहरें, आधी सी टकराती हैं आपस में, बिखर जाती हैं हर बार रोशनी, अंधेरे को नकार कर चमकती है मगर फिर धुल जाती है उसी अंधेरे में। घुल जाती है मगर फिर फिर घुल जाती है उसी अंधेरे में। मिट्टी के यह मेरे हाथ बार बार जलते हैं, बुझते हैं, फिर जल उठते हैं। स्पष्ट है ये बातें सारी,
स्पष्ट है सब कुछ, जख्म बहते ही हैं, बहना उनकी आदत है, युद्ध होते ही हैं कुछ ऐसे जिनकी परिणति सिर्फ पराजय, व्यर्थ जाने देने को ही लेने होते हैं कुछ अनुभव। बीच में ही उस कविता देखो को बेटा, छोड़- ये पूरी रंग संवेदना है। ये कविता इस पूरे नाटक की रंग संवेदना है, और नाटक की ही नहीं, हमारे जीवन की रंग संवेदना है, हमारे समाज की संवेदना है। हम मनुष्य के सत्तात्मक समाज जो बनाता है मनुष्य, हम क्या किस आधार पर बनाते हैं कि हम एक व्यवस्था रखना चाहते हैं, लेकिन उस व्यवस्था में सबके लिए हम समानता तो नहीं रखना चाहते। इसमें एक परिवेश है पूरे नाटक में। क्या परिवेश है? आजादी के बाद का भारतीय परिवेश। आजाद हो चुके हैं हम, सिर्फ आजाद ही नहीं हुए हैं, हमारा संविधान भी लागू हो चुका है। और कौन सा संविधान? जो हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है, जिसमें स्वतंत्रता के साथ जीना ही नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जीना भी, सम्मान के साथ जीना भी हमारा अधिकार है। और सभी अवसर की समानताएं स्त्री को प्राप्त है। लेकिन क्या, क्वेश्चन मार्क, स्त्री को प्राप्त है सभी समानताएं, समान अवसर? नहीं है ना। नहीं। संविधान है, आजादी है, किसके लिए है? स्त्री के लिए तो नहीं है। आजादी की बात बैठी है ये अदालत। ये पूरा परिवेश है, आजादी के बाद का परिवेश है। ये पूरा इतिहास है हमारे समाज का। हम ये नहीं कह सकते कि ये समाज हमें पश्चिम से मिला है। ये विद्रूप हुआ है समाज जरूर, इस समाज का रूप भयंकर बना है जरूर, लेकिन परिस्थितियों के चलते। और कौन सी परिस्थितियां? यह मेरे पाँव ये मेरे पाँव, किसके पाँव? पाँव का काम क्या है? चलना। किसी खाली चलना ही नहीं है, पाँव का काम दौड़ना भी है। वो कहता है कितना तेज चलती हो तुम, सामंत शुरू में कहता जी है ना। तो कहती है कि मैं पहली बार इतना तेज चली हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत राहत लगी, बहुत अच्छा लगा ये मौसम, जहाँ मैं गांव में उतरी, यहाँ का वातावरण, और मुझे तुम भी बहुत अच्छे लगे। तो ये तुम भी बहुत अच्छे लगे कहने से कोई फ्लैट नहीं हो जाना बात कि किसी को वो लाइन मार रही है, ऐसा नहीं है। वो उसकी निश्चलता को, उसके भोलेपन को और परिवेश की सादगी को, परिवेश की शांति को जीना चाहती है। इसलिए वो तेजी से चली कि पहुंचूं उस मकाम तक जहां मैं राहत से बैठ सकूं, बात कर सकूं, हाँ, जी सकूं। तो ये मेरे पाँव किसी खतरनाक राह पर चलते जाते हैं। चलते जाते। खतरनाक राह कौन सी बेटा? ये जीवन, सबका जीवन। हमें तो नहीं पता आगे खतरा है कि क्या है। किसी को पता है अपने जीवन के बारे में? आगे नहीं। कोई भी नहीं जानता। तो वो भी अपने जीवन के बारे में कह रहे खतरनाक राह पर चलते जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं आगे कौन सी राह है। सब चल रहे हैं, लेकिन पुरुष ये दम्भ भरता है कि मैं अपने हिसाब से चल रहा हूं। स्त्री ये नहीं कह सकती, वो कह रही है, लेकिन बहुत निर्भीक होकर कह रही है, दुस्साहस की सीमा तक जाकर कह रही है कि मेरे पांव बढ़ते जाते हैं किसी खतरनाक रास्ते, जो कि जीवन का सत्य है। एक के बाद एक आती हैं उफनाती लहरें, आधी सी टकराती हैं आपस में, बिखर जाती है हर बार रोशनी। देखो, ये जीवन के थपेड़े सभी सहते हैं, है ना। कई बार रोशनी दिखती है, मिलती है, लगता रास्ता मिल गया है। जैसे कि उसने आधे अधूरे प्रेम किए 2 बार, उसको लगा कि शायद मंजिल मिल गई, है ना जी। लेकिन मंजिल नहीं मिलती है। वो रोशनी थोड़ा सा दिखाती है, लेकिन फिर बुलावा होता है, फिर वही यात्रा, फिर वही जख्म। तो वो आगे उसी बात को कहती है कि जख्म तो बहते ही रहते हैं, युद्ध तो चलते ही रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है। तो जीवन का अनुभव लेने के लिए इन सब से गुजरना बहुत जरूरी है। और बेनारे गुजरी ही नहीं है, उसको गुजरने का एहसास है। उस एहसास को वो देना चाहती है समाज को, और उस एहसास को वो स्थापित करना चाहती है एक कीर्तिमान के रूप में, एक मानदंड के रूप में। लेकिन समाज उसके कीर्तिमान को तो छोड़िए, उस तक के अस्तित्व को नकार देना चाहता है। बीच में ही उस कविता को छोड़कर, नहीं, मैं एक गाना ही सुनाती हूँ। मलाट का बुढ़ा सेकोटी में आया, मलाट का बुढ़ा सेकोटी में आया, मलाट का बुढ़ा, बुढ़े की बीवी, बीवी का लड़का, लड़के की दाई, दाई का दामाद। सुखात में कुर्सी में बैठे हुए हैं,
सामंत के चेहरे पर उत्सुकता बेराड़े गा रही है और सब उसके साथ साथ ताल देने लगते हैं। सुखात में आरती की लय में ताल देते हैं। प्रयोगशील नाटक वाले कर्णिक आते हैं, मुंह में पान है। कर्णिक सुखात में वकीलाना शैली में मिस्टर कर्णिक 1 मिनट। आपके मन में इस वक्त क्या है, खोल कर कहूँ? आप सोच रहे हैं कि इंटीमेट थिएटर अर्थात अल्प दर्शकों के बीच दिखाए जाने वाले नाटकों के लिए यह हाल आइडियल है। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? बोलिए। बेराड़े, देखिए सुखात में अब इस समय अपना वकीली हथकंडा तो चलाइए नहीं कि जानते बूझते कुछ नहीं और जाहिर ऐसा करते हैं कि सब जानते हो। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार तुम इस नाटक के पूरे पात्रों को देखो, गुजरो उनसे। एकदम हाई प्रोफाइल, हाँ जी। न्यायाधीश जिससे पूरे समाज को न्याय की आकांक्षा रहती है, काशीकर। जी मिस्टर। कैसे हैं मिस्टर काशीकर? अपने स्वरूप में बिल्कुल वर्चस्ववादी। दिखाना क्या चाहते हैं? समाज सेवक, परोपकारी। हाँ, अपनी पत्नी तक को बार बार सार्वजनिक स्थल पर सबके सामने प्रताड़ित करते हैं शब्दों से। और बेनारे को तो प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर, जबकि उन्होंने आंखों से नहीं देखा है, फिर भी मान लिया है कि ये बेनारे ही थे, है ना जी। प्रताड़ित करते हैं। सुखात में वकील जिसका काम है जनता और न्यायाधीश के बीच में एक सेतु बनाने का, सहज सेतु, जिससे न्याय की यात्रा हो सके। लेकिन वो न्याय की यात्रा नहीं करवाने के लिए खड़ा होता। जानते तो आप कुछ भी नहीं है, लेकिन दिखाना चाहते हैं जैसे सब कुछ जानते हैं जी। कि सच तो नहीं जानते हैं। जो सच नहीं जानता वो वकील है, हाँ? और जो सच के आसपास भी नहीं फटकता, जिसने अपनी आंख से भी नहीं देखा, वो न्यायाधीश है। ठीक है। उसके बाद आप आइए, ये कर्णिक जो बात कर रहे थे अपने प्रयोगात्मक थिएटर की, ये नाटककार है जो सत्य तो कहता है लेकिन सत्य के साथ होता नहीं, खड़ा नहीं हो सकता, कमजोर है, समाज का दबाव है, समाज के साथ ही खड़ा रहता है। प्रताड़ित करने में वो भी किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ता। ठीक है। और उसके बाद कौन है? बालू रोकड़े जी। जो कि अभी नवयुवक है और जिसकी पालना पोसना किसने की है? मिस्टर काशीकर और मिसेस काशीकर ने, है ना? तो उसकी कोई रीढ़ नहीं है, वो बिना रीढ़ का इंसान बना है। क्यों? क्योंकि वो उससे 1000 गुना अधिक काम लेते हैं। जितना उसको देते हैं उसको सर्वेंट बना के रखते हैं, इसलिए उसकी अपनी कोई रीढ़ नहीं है। वो जिधर देखता है कि काशीकर जो चाहते हैं उससे वही कह देता है, जो मिसेस काशीकर चाहती है वही कर देता है। ठीक है। तो वो कुछ नहीं है, अस्तित्वहीन अस्तित्व। और पोंक्षे जो है वो 12वीं क्लास फेल है इंसान, साइंस में पढ़ा था लेकिन 12वीं तक भी पास नहीं कर पाया। और वो क्या दिखना चाहता है? वर्ल्ड का सुप्रसिद्ध साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट दिखना चाहता है, वही भूमिका करना चाहता है हर जगह। यानी भूमिका तो उसने जरा सी भी नहीं कमाई अपने लिए, लेकिन चाहता है कि लोग उसको ऐसे देखें जैसे ग्रेट साइंटिस्ट को देखते हैं। और जो उसके साथ अनुभव होता है, बेनारे जो बात करती है, वो उस बात को अपने रंग में रख के, बेनारे का पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं लेता, सब एक समाज का खुरदरा, बहुत ही तकलीफ दे, जो कहीं भी लगेगा तो घाव ही करेगा, ऐसा एटीट्यूड लेकर चलते हैं, ऐसा रुख लेकर चलते हैं, जो बार बार बेनारे के ऊपर थप्पड़ की तरह पड़ता है, पत्थर की तरह पड़ता है, लोहे की श्रृंखला की तरह पड़ता है, उसको आहत करता जाता है। ये स्त्री का अस्तित्व है जिसे हर रूप में समाज काट छाट कर, छोटा करके अपने मनोनुकूल बरतना चाहता है, बस व्यवहारित करना चाहता है अपने अनुकूल, एक भोग्या के रूप में। अब देखिए, सारे लोग जो इस पे जो आरोप लगाते हैं भ्रूण हत्या का, बेरारे, आप कुछ नहीं समझे, सुनिए। हमारे काशीकर साहब तो हैं सोशल वर्कर और मिसेस काशीकर हैं बिल्कुल ही ये, यानी कि कम पढ़ी लिखी वगैरह। वैसे मेरा मतलब यह नहीं कि उनकी समझदारी और शराफत में कोई कमी है, मगर मिसेस काशीकर के
कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद दोनों शौकीन तबीयत खूब है। यानी कि जैसे मिस्टर काशीकर मिसेस काशीकर को गजरा वगैरह खरीद कर देंगे, मिसेस काशीकर मिस्टर काशीकर के लिए रेडीमेड बू शर्ट वगैरह खरीदेंगी। मेरा मतलब तो इसको हम समाज में क्या कहते हैं कि बड़े प्यारे कपल है, बहुत प्यार है। हाँ जी, ये प्यार है। तुमने उसको गजरा ले दिया, उसने तुम्हें बुरशट ले दी। तुमने उसको पेन ले दिया, उसने तुम्हें कॉपी दे दी। ये प्यार है। किसको दिया जाता है ये सब? बहुत छोटे बच्चों को, जो इसी को बहुत कुछ मान लेते हैं। तो वो एकदम छोटे बच्चे, सहज भाव में छोटे बच्चे नहीं है, अपनी कम अकली में, जिसको हम समाज को दिखाना चाहते हैं कि बहुत प्रेम है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो अंडरस्टैंडिंग होती है, जहां कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन सब कुछ समझा जाता है। जहां कुछ भी लेने की आकांक्षा नहीं होती लेकिन सब कुछ जाना जाता है, आत्मसात किया जाता है, एक दूसरे के जैसा हुआ जाता है, एक दूसरे के लिए हुआ जाता है, एक दूसरे में हुआ जाता है। लेकिन यहाँ ना तो एक दूसरे के लिए है, ना एक दूसरे में है, ना एक दूसरे के साथ है। ये तो एक दूसरे से बहुत दूर छिटके हुए अपनी अपनी आकांक्षाओं की कैदी हैं, जहां एक आवश्यकता के लिए, एक देह के लिए, और उस देह को भी नकारते हैं। ऐसे पति पत्नी है ये। और समाज में ज्यादातर पति पत्नी ऐसे ही है। ऐसी ही व्यवस्था बनती है समाज की। पहुंचे घास, मगर मुझे उस समय जरूरत नहीं थी तो कैसे ले लेता। मुझे पहले से ही सब ले देकर बैठना पसंद ही नहीं। यह कोई लाइफ है? इस साइंस एज में एन वक्त पर ही सब कुछ पा जाने में आनंद है। चुटकी देखो, बजाकर ये अप्रोच है बेटा। इस साइंस एज में एन मौके पर सब कुछ पा जाने में ही क्या है? आनंद है जीवन का। है क्या ऐसा? संघर्ष में आनंद है। सब कुछ पा जाने में आनंद कभी नहीं हो सकता। हम आजकल के बच्चों को सब कुछ दे देना चाहते हैं, है ना, इसीलिए वो संघर्ष में बोधे हो जाते हैं। हमारी व्यवस्था जो आज बनी हुई है पूरी विश्व स्तर पर, वो बच्चों को बोधा बना रही, कमजोर बना रही है। वो उनको संघर्ष के लिए तैयार नहीं कर रही है, जीवन जीना नहीं सिखा रही है। उनको सब कुछ पहले ही मिल जाता, फिर उनकी आकांक्षा क्या होगी जीवन में पाने की? हाँ, एक छोटा बच्चा है, आप उसको चाहते हैं, गाड़ी भी करके देते हैं कि गाड़ी में बैठे, घर से बैठे और स्कूल में उतरे, फिर वहां से बैठे घर पर उतार दिया जाए, है ना। वो उसको पैदल चलकर संघर्ष करने का, साइकिल पे चढ़कर जाने का, साइकिल मांगने का, अर्जित करने का, है ना, या दूसरे साथियों को साथ देने का, किसी को रास्ते में से लेने का, किसी के साथ होने का कोई आनंद नहीं मिलता, क्योंकि हमने एक पैटर्न बना दिया है। ऐसे ही उसको हम सब चीजें दे देना चाहते हैं कि अच्छी सहूलियत क्योंकि हमें नहीं मिली, इसलिए माँ बाप को नहीं मिली तो बच्चों को दे दो। फिर तीसरी बात कि हम उस बच्चे में क्या करना चाहते हैं? मनोरोग की दृष्टि से उसको मनोरोगी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मनोरोगी? कि बच्चों को मारो मत। बच्चे पश्चिम में क्या करते हैं? बच्चे माँ बाप ने अगर जरा सा भी हाथ लगा दिया या ऊंचा बोल दिया तो उसकी शिकायत कर देते हैं, जैसे कि वो डिक्टेट करा रहे हैं माँ बाप को। माँ बाप डरते हैं बच्चों से। पहले क्या होता था भारतीय हमारी सभ्यता में? माँ बाप से डरते थे। बाप तो बिल्कुल राक्षस लगता था, जैसे घर में आ गए तो सब चुप एकदम। अभी भी ज्यादातर लोग अपने माँ बाप के सामने नहीं बोल सकते। माँ के सामने भले ही बोल लो तुम, क्योंकि माँ तो माँ है, लिहाज नहीं करते हैं बच्चे उसका। हाँ, उससे गलत सही सब कह देते हैं, लेकिन बाप के सामने तो नहीं बोल पाते आज भी। भारतीय समाज में ज्यादातर बच्चे, युवा, तुम लोग युवा हो, झगड़ालू हो तो पता नहीं मुझे, लेकिन ज्यादातर तो नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल पाते। लेकिन हम क्या बच्चों के सामने डरते हैं बोलने से? तो ये सभ्यता उनको सक्षम थोड़ी बना रही है, ये उनको बोधा जीवन दे रही है। एक ऐसा जीवन जो जरा सी भी आंधी का सामना नहीं कर सकता। तेज हवा चली तो उड़ जाएगा सब उनका आच्छादन, इसलिए उनकी शिक्षा काम की नहीं आ रही है। तो ये उसी समाज की बात हो रही है कि उनको भोगी बना देते हम। एन वक्त पर, इस साइंस एज में एन वक्त पर सब कुछ मिल जाए तो आनंद है, नहीं है। आनंद नहीं हो सकता। थोड़ी सी क्षणिक खुशी हो सकती है, वो खुशी स्थायी नहीं है, क्योंकि उसमें स्थायित्व का कोई सामान नहीं है। पहुंचे 9, चाय में गुड पॉइजन होता है मिस्टर सामंत, आपको शायद पता नहीं। तो मिस्टर सामंत कहते चाय वाय मिलेगी? कहता चाय तो मिलेगी लेकिन गुड़ की मिलेगी, शक्कर तो या चीनी तो नहीं मिलती। चीनी जो मिलती है वो तो मेरे भाई के बच्चों को पिला दी जाती है, क्योंकि वो तो महान है, बच्चे पढ़ रहे हैं ना, और हम तो गुड़ की चाय पीते हैं। वो कहते गुड़ में पॉइजन होता है, आपको पता है? अब ये हमारी सभ्यता को इतना ही जानते हैं वो,
कि गुड़ में पॉइजन होता है। हाँ, शुरू में जब वो कहता है ना, मिस बेनारे को कहता है कि तुम्हें हैंडल करना नहीं आया होगा, जो उसकी उंगली दब जाती है ना, कहता तुम्हें हैंडल करना नहीं आया होगा उस कुंडी को। जी। तो वास्तव में स्त्री को हैंडल करना कैसे आए, क्योंकि उसके तो हाथ भी हम काट देना चाहते ही नहीं। वो कहते हैं ना, ये मेरे हाथ मिट्टी के, है ना, करते चलते हैं काम, लेकिन जख्म होते जाते हैं और जख्म बहते जाते हैं, तो वो जख्मी ही होते जाते हैं, जख्मी होती जाती है वो। इसीलिए ये समाज जो है ना, वो इस तरह के परिवेश में आज पहुंच चुका है जहां क्या गलत है ये कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी कुछ गलत है। कर्णिक, मुझे तो यह ठीक नहीं लगता। प्रेक्षक की नज़र से देखा जाए तो यह नहीं चाहिए। सुखात्मे, मिस्टर कर्णिक, प्रेक्षक की नज़र से देखेंगे तो प्रोसिक्यूट कर दूंगा मैं आपको। अच्छा देखो, अपनी नजर, मेरी नजर से देखो, वकील की नजर से। हर आदमी तैयार है अपनी नजर से दिखाने के लिए, आप किसी और की नजर से नहीं। मैं बात कर रहा हूं तो मेरी नजर से देखो, और तुम किसी की नजर देख रहे हो क्या? तुम बेनारे को जो जा रहे हो उसके ऊपर मुकदमा चलाने, क्या बेनारे की नजर से देख रहे हो? नहीं देखता ना। और अपेक्षा क्या करते हैं कि तुम्हारी नजर से देखे अगला, कलाकार भी तुम्हारी नजर से देखे। और एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि हम स्त्रियों की नज़र से देखना ही नहीं चाहते। देखना ही नहीं चाहते, देख ही नहीं सकते। देखना चाहे भी तो भी नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आप अपनी माँ की हिमायत करो अपने घर में, कल को तुम्हारी बीवी आ जाती है इस परिवार में, तो तुम माँ को भी गलत ठहराने लगोगे। क्यों? क्योंकि स्त्री सब चाहते हैं, माँ सब नहीं चाहते। ये नाटक बताता है हमें, पूरा नाटक देखिएगा अभी आप। अभी नाटक करेंगे हम आगे इसकी व्याख्या, कि स्त्री होना तो सबको गवारा है, लेकिन स्त्री स्वतंत्र होना नहीं, उसके साथ हो जाए। किसी की भी, सारे जितने खड़े हैं उनमें से किसी के साथ भी बेनारे हो जाए तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे स्त्री भोग्या बनी रहे। माँ होना उसका गवारा नहीं है, और माँ होना गवारा नहीं है, और वो क्या चाहती है? माँ होना चाहती है। वो माँ स्त्री नहीं होना चाहती, वो माँ होना चाहती है। और माँ होने के लिए अपने बच्चे के आश्रय के लिए वो दूसरों से चाहती है कि विवाह कर ले कोई, ताकि उसके बच्चे को एक नाम मिल जाए, पिता भी हो। बच्चे को तो पिता भी जरूरी है, माता भी जरूरी है, घर भी जरूरी है, आश्रय भी जरूरी है ना। वो चाहती है माँ होना, लेकिन ये मातृत्व को इतना बखान करता है, सुखात्मे इतना बखान करता है, लेकिन अंत में न्यायालय क्या निर्णय देता है कि अबॉर्शन कर दिया जाए। दोनों कंट्राडिक्टरी है ना, उल्टा है। वो कहता है कि इसने अबॉर्शन करवाया है इसलिए ये कातिल है माँ, भ्रूण हत्या का आरोप है ना उसके ऊपर। जी जी। हाँ, और फिर क्या आदेश दे रहा न्यायालय कि भ्रूण हत्या कर दी जाए। ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था को कैसे समझोगे भाई? क्योंकि व्यवस्था में जो अदालत बैठी है वो कह रही भ्रूण हत्या करवा दी जाए, और वो उस पर आरोप लगा रहा है, वकील जो खड़ा है, उस व्यवस्था का जो बीच का सेतु होना चाहिए वो गलत। वो कह रहा है कि इसने खूनी पंजे गढ़ा के मार दिया एक जान को। ये माँ नहीं, ये कलंक है। हमारे यहाँ तो माँ बहुत पूज्या मानी जाती है, पालन पोषण करने वाली मानी जाती है, वगैरह वगैरह, है ना। तो दोनों कंट्राडिक्टरी है ना। जी। वही दूसरी तरफ बेनारे को माँ बनने नहीं देना चाहते, माँ नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि वो तो भोग्य बनाना चाहते। सारा नाटक यही है, विरोधाभास। बिल्कुल। कर्णिक, फिर वही यह नया नाटक आखिर है क्या भला? कोई बताएगा भी? बगैर जाने सुने आप लोग शब्दों का इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरे तो जो उचित समझ में आएगा वही कहूँगा, वह नया हो या पुराना वाला, सब एक दूसरे से वार्तालाप में तल्लीन हो जाते हैं। देखो, मेरी समझ में जो आएगा वो नया हो या पुराना, मैं वही कहूँगा। परंपरा पुरानी हो चाहे नई, जहाँ आके वो जड़ हो जाती है, जड़ पत्थर हो जाती है, वहाँ उसके टुकड़े टुकड़े करना, उसको तराशना बहुत ज़रूरी है ना। वहाँ उससे कुछ बनाना नया। जैसे पत्थर पड़ा है तो कोई किसी काम का है? पत्थर नहीं है ना, लेकिन उसी पत्थर से आप तराश कर एक मूर्ति बना लेते हैं, कलाकृति हो जाती है ना। उसी पत्थर से तराश कर आप एक साज बना लेते हैं तो संगीत पैदा हो जाता है। तो उससे बहना जरूरी है जीवन, उससे जीवन बढ़ना जरूरी है। यहाँ सामाजिक परंपराएं रूढ़ियां बनकर ठहर गई हैं, जड़ हो गई हैं, इसलिए उनसे कुछ भी नहीं निकल रहा। वहां किसी का रक्षण नहीं है, सिर्फ एक छद्म का रक्षण है।
और उस छद्म के रक्षण को, क्योंकि बेनारे अपने कृत्यों से, अपने कर्म से आहत करती है, इसलिए बेनारे को न सिर्फ वो आहत करते हैं बल्कि उसका अपमान करते हैं, तिरस्कृत करते हैं, उसको यातना देते हैं, प्रताड़ित करते हैं और यहाँ तक कि उसको बदहवासी में छोड़कर चल देते हैं लास्ट में, है ना, जो हम देखेंगे। बिल्कुल वो बदहवास है, अचेत है, बिल्कुल मृत प्राय पड़ी हुई है देखकर समाज के रुख को, और उसको छोड़ के वैसे का वैसे वो लोग कि शो मस्ट गो ऑन, शो होना चाहिए, ये इसका बेसिक थीम है बेटा, शो मस्ट गो ऑन, कि शो होना चाहिए, चाहे वो किसी को खत्म करके उसके ऊपर पांव रखकर ही क्यों ना ऊपर चढ़ना पड़े, शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि वो दिखावा है, वो छलावा है ना, वो एक छद्म है, वो होना चाहिए, वो छलावा चलता रहना चाहिए, वो छद्म चलता रहना चाहिए, वो विद्रूपताएं चलती रहनी चाहिए, क्योंकि उनमें सहूलियत है। सामंत रोकड़े के पास जाकर सुनिए, यह प्रेसिडेंट जॉनसन का क्या तमाशा है। सामंत नहीं, यह लोग प्रेसिडेंट जॉनसन के बारे में क्या बात कर रहे हैं। सामंत यानी क्या सचमुच ही वह, असंभव तो है ही, मगर फिर भी असली बात क्या है। देखो असंभव क्या है कि क्या ये एक न्याय का खेला करने आए हैं, तमाशा करने, है ना, गांव में लोगों को समझाने के लिए। और क्या है इनका खेला का आधार क्या है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर मुकदमा चलाएंगे कि आणविक शक्ति जो उन्होंने बनाई है और जिसका नागासाकी और हिरोशिमा में दुरुपयोग हुआ है ना, तो उसके ऊपर मुकदमा चलाएंगे एक, कि उसका जन कल्याणकारी स्वरूप उसका निर्धारित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन सामंत तो नहीं समझता ये सब चीजें, गांव में है, उसने तो ये सब सुना नहीं, कहते वो सब असंभव है, लेकिन उसके पीछे का क्या है, उसके पीछे क्या है, मतलब कोई भी इतना हिंसक हो जा रहा है, आणविक शक्ति बना रहा है, क्यों बना रहा है, उसके पीछे क्या है, क्या देखते हो आप? स्पर्धा, स्पर्धा, अपने हाथ में कंट्रोल रखने का, है ना, ईरान को नहीं हथियार रखने देंगे, खुद रखेंगे और सप्लाई करेंगे हम, तुम खरीदार बनो। कौन सा ऐसा देश है, अब अभी तालिबान के पास जितने हथियार हैं सारे अमेरिकी हैं, कैसे आ गए, क्या दिखता नहीं है विश्व को, कहां से आ गए वो हथियार, सारे क्या छीने हैं, सारे क्या चुराए हैं, खरीदे गए नहीं ना, खरीदे गए हैं ना। तो ये नशा और हथियार, ये दो चीजों पे कब्जा रखिए, क्योंकि हथियार तुम्हें दूसरे का जहां किसी ने सिर उठाया काट दो, नशा उसको बोराए रखो, जब तक समाज बोराए रहता है तब तक समाज ठीक चलता है, जब उसको चेतना आने लगती है तब वो सवाल करने लगता है, तब वो अपने ढंग से चीजें बखानने लगता है, तो चेतना मत आने दो। इसलिए सारे विश्व की शैक्षणिक व्यवस्थाएं आप देखोगे किसी की भी पुख्ता नहीं है, सब में आपको कुछ ना कुछ छिद्र छद्म नजर आएगा ही आएगा। क्यों नहीं है पुख्ता? क्योंकि वो पुख्ता आदमी बनाना ही नहीं चाहते। सुखात में चलिए, नाटक का कोर्ट इन्होंने नहीं देखा, वह अच्छा रहा, कम से कम कोर्ट के बारे में गलत जानकारी तो नहीं होगी। हाँ, यानी जो हम भरेंगे इसके दिमाग में वही भरेगा, गलत जानकारी तो नहीं होगी ना। गलत जानकारी क्या होती कोर्ट के बारे में? कि कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है। हाँ, ये गलत जानकारी है, ये तो सच्ची जानकारी है। गलत जानकारी क्या होती है कोर्ट के बारे में? गलत जानकारी ये सबसे बड़ा भ्रम लेकर आप जाते हैं कि यहाँ न्याय मिलेगा। एक और दूसरा पहलू ये हो सकता है। हाँ, दूसरे पहले ये कि जजेस के ऊपर भी चप्पल और जूता फेंका जाता है। जो न्यायार्थी है वो उसकी भाषा तक नहीं समझता, भाव तो बहुत दूर की बात है। जब वो भाषा ही नहीं समझता जो न्यायार्थी है, तो वो न्याय क्या प्राप्त करेगा? ये भ्रम है सारा। बिराड़े, गीता वीता पढ़ने की अभी मेरी उम्र नहीं है वकील साहब। गीता पर हाथ रखने के लिए कहते हैं ना, और गीता में जब भी पढ़ो कुछ नया मिलेगा। हाँ, दूसरे के लिए है ये आदेश, लेकिन कितने निष्प्रिय है कि कितना गीता को पढ़ा है सुखात्मे ने, जो क्रूरता की हद तक हिंसक हो उठता है बेनारे को लेकर। कितनी गीता उतरी है उसके जीवन में, लेकिन बेनारे को पढ़नी चाहिए क्योंकि वो एक स्त्री है। सुखात्मे, आई एग्री विद मिस बेनारे। एक मेरा भी सुझाव है, आपको पसंद आएगा या नहीं कह नहीं सकता। हम लोग जब वार रूम में कभी खाली होते हैं तो आपस में कुछ खेलते हैं, रमी या पेशेंस, एक और खेल नकली मुकदमे का, जस्ट टाइप पास, दैट्स ऑल।
एक अलग ही तरह की काल्पनिक मुकदमा हम किसी पर चलाते हैं, बड़ा मज़ेदार होता है। आज भी क्यों न हम यहाँ वही खेल खेलें। इस बहाने सामंत को कोर्ट की कार्रवाई भी आसानी से समझ में आ जाएगी और हम लोगों का मनोरंजन भी हो जाएगा। क्यों मिस्टर काशीकर, आपका सैंक्शन है? देखो बेटा, ये एक नकली खेला खेलेंगे हम किसी पे झूठी मूठी आरोप लगा के। वैसे तो वो भी कोई सच्ची मुची प्रेसिडेंट नहीं आने वाला है अमेरिका का, वो भी नकली खेला है। जी। चाहते तो उसी की प्रैक्टिस कर सकते थे। ये पता चलता है कि पूर्व नियोजित है ये सब कुछ, ये सब जानते हैं अंदर से, और इसके प्रमाण कई हैं। जब सामंत को रिटन वो देते हैं संवाद कि तुम्हें ये बोलना है, और वो पढ़कर बोलता है सारा कुछ, वो किताब में लिखा हुआ है, उसको दिया जाता है ना जी। वो तो अनभिज्ञ है, वो वैसे ही पढ़ रहा है हूबहू जैसा उसको लिखकर दिया गया है। तो ये पता चलता है कि पूर्व नियोजित है। ये नकली खेला खेलने का जो इसका प्रस्ताव है सुखात्मे का, ये सुखात्मे का प्रस्ताव नहीं है। सुखात्मे को तो सिर्फ भूमिका निभाने के लिए कहा गया है कि तुम रख देना ऐसे, हम सैंक्शन कर देंगे। सैंक्शन है तो सैंक्शन है ना। तो अब यहाँ से प्रताड़ना शुरू होती है वास्तविकता में। ये नकली नहीं, ये असली है। जिसको नकली कह रहा है ना, वो असली है। काशीगर, क्यों नहीं, अच्छा है आपका सुझाव। वैसे भी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले के लिए यह उचित नहीं कि वह किसी बात पर मनमाना निर्णय लेता फिरे। हवा का रुख देखकर ही कदम उठाना चाहिए। देखो क्या मतलब है, हवा का रुख देखकर ही कदम उठाना चाहिए। क्या मतलब है? यहाँ के पूरे लोगों को परख लो, देख लो, सबको तो पता है चारों जन का षड्यंत्र है। मिस्टर काशीकर, सुखात्मे, रोकड़े और पोंक्षे, ये चारों तो मिले हुए हैं कि हम ये करेंगे। इसलिए तो टाइम से पहले आए ना, पूरी योजना बनाई गई होगी कि टाइम से इतने घंटे पहले हमें जाना है, ठीक है। और कहा क्या गया होगा कि वहां के वातावरण को देखना है, वहां करवाना पड़ेगा, हॉल तैयार करवाना पड़ेगा, जबकि सब कुछ तैयार मिला है। अनेक बहाने किए गए होंगे पहले आने के लिए। तो ये सब बनी बनाई योजना है, और जिसको नकली कह रहे हैं, जिसको खेला कह रहे हैं, वो वास्तव में है। और दूसरी बात कि ये करने से पहले वो क्या करते हैं, अभी सामंत को भेज के सिगरेट मंगाएंगे, पान मंगाएंगे, है ना। मैं जो बात कह रही थी ना नशे की, जी। वो दोनों चीजें आएंगी। गनीमत ये है कि शराब नहीं मंगा रहे हैं। क्यों नहीं मंगा रहे हैं शराब? क्योंकि शराब से भी बढ़कर नशा उनके दिमाग में सवार है, उसको लेकर, इसलिए शराब नहीं मंगा रहे हैं। किसी तरह से जज्ब किए हुए हैं ये। आप इनके संवादों से जानोगे किसी तरह से जज्ब किए हुए हैं। ये चाहते तो एक साथ गिद्ध की तरह झपट पड़ते उसके ऊपर। क्योंकि वहाँ के माहौल में भी देखा भी जाए तो जो मिसेज काशीकर भी हैं वो भी उन्हीं लोगों का सपोर्ट करते हैं। तो पारंपरिक महिला है ना, जिसकी बुद्धि पूरी पितृसत्तात्मक समाज में पक चुकी है, परिपक्व है बिल्कुल उस दृष्टि से, है ना जी। कर्णिक गदगद होकर 3 cheers फॉर दिस न्यू आइडिया। हमारे ड्रामा टेक्निक में इसे विजुअल इनेक्टमेंट कहा जाता है। देखिए ये कलाकार है, ये नहीं जानता, लेकिन इसके सारे पूरे संवादों से, पूरे अभिनय से पता चलता है कि कर्णिक अनभिज्ञ है, कर्णिक नहीं जानता। इसलिए जो वहां पर मिसकोट करता है उसको कर्णिक खड़ा होके सही करता है। बालू जो है ना, वो गलत उसके भड़काने पे बोलता है ना मिसेस काशीकर के गलत, तो वो आके सही करता है कर्णिक। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था क्योंकि मैं भी वहां मौजूद था अंधेरे में, मुझे देखा नहीं था मिस बेनारे ने और इसने बालू ने, लेकिन मैं था वहां पर। फिर वो पूरा बताता है कि एक्शन से कि क्या हुआ था वास्तव। इसलिए ये कलाकार जो है, ये रंगकर्मी जो है, ये उस षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी षड्यंत्र से अलग रहने की, अलग होने की क्षमता उसमें नहीं है। वो है उन्हीं के साथ, खड़ा उन्हीं के साथ है, बिनारे के साथ नहीं खड़ा होता, ठीक है। बिराड़े, हाँ मैं तो लंगड़ी खेलने को भी तैयार हूँ। खेल की बात उठी इसलिए कह रही हूँ। खेल तो बस बहुत ही मज़ेदार होते हैं। मैं तो अपने स्कूल की लड़कियों के साथ खूब खेलती हूँ, बड़ा आनंद आता है। ये इसकी सारी स्वाभाविकता है। लंगड़ी खेलने के लिए तैयार हूँ क्योंकि उसका तो पैर तो तोड़े ही जाएंगे, अभी चलने के लायक थोड़ी रखा जाएगा समाज में। चलना मतलब समाज में जीने के लायक। जी। वो तो लंगड़ी खेलना चाहती है
एक खेल के रूप में, लेकिन उसको लंगड़ी करना चाहता है समाज एक भोग्या के रूप में। पॉइंट 6, भीतर के कमरे की ओर इशारा, उसके बारे में, मिस बेडारे के बारे में, रोकड़े टोल्ड मी। कर्णिक, अभी नहीं, रात के प्रोग्राम के बाद याद दिलाना मुझे। क्यों कहता है ये? इससे पता चलता ना कर्णिक से, कर्णिक ये नहीं जानता कि ये अभी वो ही करने वाले हैं। रात के प्रोग्राम के बाद बताना मुझे, तब मैं बात करूंगा ना। बालू ने गलत गलत बोला है, इसका मतलब जब बात हुई सार्वजनिक रूप से तो उसको पता चला कि बालू रोकड़े ने गलत बयानी की है मिसेस काशीकर को। तो वो कहता है कि जब रात का अभिनय हो जाएगा, नाटक हो जाएगा, उसके बाद तुम मुझे बताना, तब मैं बात करूंगा। इसका मतलब ये इस षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है। कर्णिक नहीं। हाँ, कर्णिक, जी ये रंगकर्मी उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ है। ये बात नहीं भूलनी चाहिए। पॉइंट 6, उस कर्णिक से मैं भी बताऊंगा उसके बारे में। बिरारे, बुलबुल से सुमना कहे क्यों गीले तेरे नैन, कहाँ रहूं वो सुगना दादा, कहाँ बिताऊं रैन, कहाँ गया मेरा रैन बसेरा, चिव 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 रे चिव चिव चिव। देखो, ये इसकी रंग संवेदना का दूसरा एलिमेंट है, जो एक स्त्री के अंतर्मन की पीड़ा है। सुगा बोले मैना से क्यों गीले तेरे नैन, कि तेरे आंखें क्यों भीगी हुई है, तोता पूछता है मैना से। हाँ, तो मैना क्या कहती है कि कोई उड़ गया लेकर मेरा घरौंदा, और कोई उड़ गया मेरे दिल का लेकर चैन, इसलिए मेरे नैन गीले हैं। कि जो घर बसाने की परिकल्पना मैंने की थी, जो घर बनाने की, और घर बनाने की परिकल्पना इस धरती पर निश्चित रूप से स्त्री ने की होगी, क्योंकि वो स्थायित्व चाहती है, वो स्थिरता चाहती है, वो स्वभावतः स्खलित नहीं है, स्वभावतः करप्ट नहीं है, प्रकृत्या वो करप्ट नहीं है। सृजन का आधार है। आप देखोगे एक तरह की स्थितियों में एक पुरुष और एक स्त्री को रखकर कितने एक्सपेरिमेंट विश्व में हो चुके हैं। रशिया में, अमेरिका में, यूरोप में बहुत एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि दोनों के स्वभाव को लेकर, दोनों के स्वभाव में पुरुष कितनी भी खूबसूरत स्त्री हो उसकी पत्नी, वो एक टाइम के बाद दूसरी की तरफ देखने लगता है। कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी सुघर हो, कितनी भी सुशील हो, लेकिन वो उकता जाता है। क्यों? क्योंकि वो अस्थिर चित्त होता है, चंचल होता है ना। मैं क्षमा प्रार्थी हूं उनसे जो कम से कम सोचते होंगे कि जबरदस्ती अपने मन को नियंत्रित करके रखते होंगे कि नहीं 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 नहीं, एक ही ठीक है, यही ठीक है, यहीं तक ठीक है। हाँ, देख दाख के अपने आप को पवित्र, जैसे पोंछ पाँच के बर्तन मांझ मूंझ के अपने आप को कर लेता है, ऐसे अपने मन को मांझ मूंझ के ठीक करते होंगे। लेकिन यहाँ और ये प्रक्रिया ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि जिस तरह आपने प्राकृतिक तौर पे बोला कि प्राकृतिक तौर पे स्त्रियां जो हैं वो बैलेंस्ड होती हैं एक तरीके से, तो पुरुषों में इस तरह की जो चेतना है वो प्राकृतिक तौर पे ही क्यों नहीं आती? प्राकृतिक तौर पर नहीं है उसके स्वभाव में, क्योंकि उसका सृजन नहीं है ना आधार बेटा, उसको धारण नहीं करना पड़ता। ठीक है ना। देखो, जहां धरती धारण करती है तो रत्न पैदा होते हैं, आकाश तो धारण नहीं करता ना। इसलिए चेतना में चीजें उतनी स्थिरता से नहीं रुकती जितने आपके बोध का हिस्सा बन के रुक जाती है। तो हर एक के भीतर स्त्री और पुरुष के तत्व तो है, लेकिन किसमें स्त्री तत्व ज्यादा है, किसमें पुरुष तत्व ज्यादा है, इस पे पूरा स्वभाव, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है साइंटिफिकली आपका व्यक्तित्व का, है ना। जिसकी बहुत मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं मिलती हैं विश्व भर के मनोविज्ञान में, आपके शास्त्रों में भी मिलती हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो समझने के लिए। खैर, यहाँ हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये हिंदुस्तानी थिएटर ने, पुणे का जो स्वतंत्र थिएटर है, उसने जब इसको प्रस्तुत किया था तो मैंने देखा था ये नाटक, आज से 8-10 साल पहले, 2011 की बात है। मैं पुणे में थी और उन्होंने ये नाटक किया था। तो वहाँ पर उन्होंने इसको आधार बनाया था, इस गाने को जो अभी आपने पढ़ा ना, बुलबुल से। हाँ, ये तो ये उन्होंने अपने अपने शब्द दिए हुए हैं ना जी, कि ये शब्द
इसके हैं, स्त्री के हैं, लेकिन ये शब्द स्त्री के मन के हैं, उसके रक्त में समाये हुए हैं, जिसको समाज को ठीक से हैंडल करना नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो विद्रोहिणी होकर भी विद्रोहिणी नहीं हो पाती। क्योंकि विद्रोह वही सार्थक हो सकता है जो सामूहिक हो, जो शक्तिशाली हो, है ना। वो अकेली अकेली खड़ी होती, बात करती तो दबा दी जाती है। आप देखो, एक सभागार में या एक सार्वजनिक स्थल पर आप दूर से आ रहे हैं, दो मित्र दूर से, तुम्हें बहुत दिनों बाद अपना मित्र दिखाई देता है, आप दोनों भागते हो एक दूसरे की तरफ और तपाक से गले लग जाते हैं, है ना जी। कि हमारा मित्र आज बहुत दिनों बाद मिला हमें। दो स्त्रियां आ रही हैं, वो भी बचपन से कभी नहीं देखा, मिल रही हैं, दोनों बड़ी हेजिटेट सी होके मिलते, कभी तपाक से गले मिलते देखा है? बहुत कम देखा है। पर मुझे तो इसी पे आश्चर्य कि तुमने देखा है सार्वजनिक स्थान पे उनको तपाक से गले मिलते हुए, क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर पाती हूँ। नगण्य कह सकते हैं, बिल्कुल नगण्य नहीं है ही नहीं, ऐसा नहीं। कभी बाय चांस कोई ऐसा मिरेकल हो गया होगा तो हो गया होगा, वो भी बहुत प्रौढ़ा उम्र की स्त्रियों के बीच में, है ना। फिर भी एक संकोच मैंने देखा है। संकोच रहता है हमेशा। क्यों? क्योंकि समाज ने बांधा है, सीखचों के पीछे रखा है हमेशा। ये सीखचे है तुम्हारे आगे, इसके आगे कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। आकाश जितना सीखचों से आता है बस उतना ही तुम्हारा है। आज़ादी जितना तुम्हें दे रहा है समाज बस उतनी ही तुम्हारी है, उससे अतिरिक्त नहीं है। संविधान ने भले ही स्वतंत्रता समानता दी है, लेकिन स्त्री की स्वतंत्रता को ये समाज किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करता। बेनारे की स्वतंत्रता को देख लो, जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ एक सहज भाव से, प्रेम पूर्ण ढंग से, स्वाभाविक मनुष्य के रूप में जीना चाहती है। लेकिन उसकी ये आकांक्षा किसको बर्दाश्त है? किसी को भी नहीं। पहुंचे मिस लीला बेनारे, एक भयानक अभियोग के आधार पर आपको कैद किया जाता है और अभियुक्त के रूप में आपको कोर्ट में हाजिर किया जाता है। अब अगर ये सहज स्वाभाविक होता और ये नकली खेला खेल रहे होते तो वो अंदर के कमरे में गई हुई थी, उसके पीछे ये षड्यंत्र ना करते। उसके आने की 2 मिनट प्रतीक्षा कर सकते। सभी गए, काशीकर भी उठ के जाता, जब न्याय की कुर्सी पे बैठा तभी भी उठ के जाता है, क्योंकि नेचुरल कॉल्स तो सबको होती है ना, सब जा सकते हैं। वो भी फ्रेश होने गई है, मुंह धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए गई है अंदर, तो वो उसके पीछे षड्यंत्र नहीं करते। दूसरी बात, उसको आ गई है तो बताते। जी। जिस तरह से उसको कटघरे में ले लिया है ना, जिस तरह से उसको अभियोग उसके ऊपर रख दिया गया बोझ की तरह, ऐसे तो नहीं करते। जब हम खेल रहे होते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं ना कि हमें ये खेल खेलना है, तो यही बात उसके साथ नहीं होती। ये भी बताता है कि ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। बेनारे खड़ी खड़ी पत्थर के बुत सी सुन्न और निश्चल हो जाती है, उसे हतप्रभ होकर देखती है। वह भी उसे देखता रहता है। कंघी रखने के लिए पर्स ढूंढती हुई वह बाएं विंग के पास आती है, स्टूल पर से अपना पर्स उठाती है। काशीकर ठीक मौके पर आकर मंच पर रखी हुई न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बाएं विंग में इशारा करते हैं। कर्णिक तथा रोकड़े तुरंत ही अभियुक्त की लकड़ी का कटघरा लिए हुए आते हैं और बेनारे के गिर्द उसे रख देते हैं। वकील मिस्टर सुखात में काला कोट पहनते हुए बाईं विंग से आते हैं और मेज के साथ लगी हुई वकील की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बाकी लोग यथास्थान बाहर के दरवाजे पर खड़ा हुआ सामंत। जैसे हमने शुरू में देखा था कि सामंत कहता है आपको हैंडल करना नहीं आता है ना, हैंडल नहीं करना आता उस कुंडी को, जिस कुंडी को खोलकर आप अंदर एंटर करना चाहती है ना, इसलिए आपकी उंगली दब गई। फिर वो कहती नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे आदत है। ये आदत परंपरा से उसने देखा है, अपनी माँ को, अपनी दादी को, अपनी नानी को, वो सब सहते हुए, है ना, वो प्रताड़ना, वो यातना, वो शोषण, वो उत्पीड़न, वो झेलते हुए उसने देखा है। इसलिए ये पूरी परंपरा की बात है ना। अब हम इसको आगे चलेंगे कि किस तरह से इन्होंने जो षड्यंत्र किया एक नकली खेला खेलने का और असली जीवन को सामने रखकर किसी को नंगा करके समाज में बेइज्जत करने का पूरा इन्होंने प्लान किया है, क्योंकि वो एक स्त्री है, एक युवती है और उसकी ठसक को ये बर्दाश्त नहीं करते कि वो स्वतंत्र भाव से विचरे, स्वतंत्र भाव से जीवन जिए। ये तो किसी पुरुष को बर्दाश्त नहीं है। तो अगले अंक में फिर हम देखेंगे कि उसका परिणाम क्या होता है।